जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े देश रूस के वर्तमान राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के विषय में। आखिर में एक गरीब परिवार का लड़का जिनके पिता यूएसएसआर नेवी में एक छोटे से पद पे कार्यरत थे और उनकी जो माता थी वह फैक्ट्रियों में मजदूरी का कार्य करती थी। इनकी जो आर्थिक स्थिति थी बहुत ही खराब थी। उसके बावजूद भी पुतिन ने अपने आर्थिक स्थिति को अपने सफलताओं में न आने दिया और आज के वर्तमान समय में दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक देश के महानायक बन बैठे हैं। तो दोस्तों हम लोग आज के वीडियो में इसके विषय में चर्चा करेंगे, इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आप सभी लोग बार बार यूएसएसआर का नाम सुनते हैं। यूएसएसआर जो है ये कई देशों का एक समूह हुआ करता था, परंतु 1991 में यूएसएसआर का विघटन हो गया और इसके फलस्वरूप 15 देशों का उदय हुआ, जिसमें आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, एस्टोनिया, जॉर्जिया, किर्गिस्तान, लातविया, लिथुआनिया, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, मोल्दोवा, रूस और यूक्रेन इतने देश बने। जो पुतिन है इनका जन्म 1952 में यूएसएसआर के लेनिनग्राड शहर में हुआ, तो जो आज के समय में रूस में है, जिसका नाम है सेंट पीटर्सबर्ग। यह रूस का प्रमुख शहर है। पुतिन की जो शिक्षा है वो लेनिनग्राड के राजकीय विश्वविद्यालय से हुई है। वहाँ से इन्होंने स्नातक की उपाधि प्राप्त किया और 1975 में केजीबी नामक संस्था में नौकरी करने लगे। केजीबी जो है यह यूएसएसआर की एक खुफिया एजेंसी हुआ करती थी। जैसे इंडिया की रा और आईबी खुफिया एजेंसी है, ठीक इसी प्रकार से केजीबी भी यूएसएसआर के समय एक गुप्तचर एजेंसी का कार्य करती थी। इस संस्था में पुतिन ने लगभग 16 वर्षों तक अपनी सेवा दी और लेफ्टिनेंट कर्नल के पद से रिटायरमेंट लिया। परंतु पुतिन की काबिलियत को देखते हुए उनके रिटायरमेंट से एक वर्ष पूर्व 1990 में ही पुतिन को लेनिनग्राड के मेयर अनातोली सबचाक का प्रमुख नियुक्त कर दिया गया। यहीं से पुतिन के राजनीतिक जीवन की शुरुआत होती है। जब पुतिन सेवानिवृत्त हो जाते हैं तब पुतिन के कंधों के ऊपर विदेशी संबंधों की भी जिम्मेदारियां प्रदान कर दी जाती है। पुतिन ने इन संबंधों को बखूबी निभाया और अंतर्राष्ट्रीय मंच पे देश के संबंधों को काफ़ी मजबूत किया, जिस कारण से पुतिन का चेहरा देश के लोगों के बीच एक हीरो के रूप में उभर कर आने लगा। 1996 में अनातोली सबचाक के मेयर का चुनाव हार जाने के बाद पुतिन को मॉस्को बुला लिया जाता है। पुतिन मॉस्को में राष्ट्रपति प्रशासन के अंदर कार्य करने लगते हैं। इनकी काबिलियत और देशभक्ति को देखते हुए राष्ट्रपति बोरिस एल्त्सेन इन्हें राष्ट्रपति मंत्रिमंडल का उप सचिव नियुक्त कर देते हैं और इसके बाद एफएसबी का भी प्रमुख सचिव इन्हें नियुक्त किया जाता है। एफएसबी जो है फेडरल सिक्योरिटी सर्विसेज, यह रूस की खुफिया एजेंसी है। जैसे इंडिया की आईबी और रा है खुफिया एजेंसी, ठीक इसी प्रकार से आज के वर्तमान समय में एफएसबी रूस की खुफिया एजेंसी है। इसके बाद सन 1999 में राष्ट्रपति बोरिस एल्त्सेन द्वारा पुतिन को कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया जाता है, जहां पे पुतिन मन ही मन यह निर्णय ले लेते हैं कि वह अभी राष्ट्रपति चुनाव के लिए लड़ेंगे। परंतु पुतिन ऐसा न करके सन 1999 में प्रधानमंत्री पद का चुनाव लड़ते हैं और बहुमत से विजय हासिल करते हैं। इस तरह से पुतिन जो हैं संवैधानिक रूप से रूस के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। परंतु पुतिन की मंशा यहीं तक नहीं थी, वह और भी आगे जाना चाहते थे। लेकिन इसी बीच रूस के एक बड़े भाग में चेचन्या इलाके में चेचन्या फोर्सों द्वारा एक रूस के बड़े भाग को अलग करके नया देश घोषित करने की मांग की जाने लगी। जिस तरह से भारत में आज़ाद कश्मीर और खालिस्तान की मांग की जाती थी, इसी प्रकार रूस के एक बड़े क्षेत्र में रूस के एक भाग को काट कर एक नया देश बनाए जाने की मांग की जाने लगी और इसी के कारण रूस में आए दिन बम विस्फोटक, हाईजैकिंग, अन्य घटनाएं घटती रही, जिसके कारण रूस की जो जनता है काफ़ी परेशान हो गई थी और चेचन्या फोर्सों को देखना नहीं चाहती थी, उनका खात्मा करना चाहती। पुतिन जो हैं यह एक खुफिया एजेंट रह चुके हैं और खुफिया एजेंट के रहने के कारण इनके पास सारी जानकारी थी और इन्होंने अपने तजुर्बे के आधार पर चेचन्या इलाके में सैन्य कार्रवाई कराया और सैन्य कार्रवाई कराकर चेचन्या के लड़ाकों का एकदम खात्मा कर दिया, जिस कारण से पुतिन रूस के जनता के लोगों के बीच काफ़ी फेमस हो गए।
इसी बीच रूस के तत्कालीन राष्ट्रपति बोरिस एल्त्सन के ऊपर कुप्रबंध करने तथा निरंकुश शासन करने और भ्रष्टाचार करने तथा देश को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कमजोर करने के अनेक आरोप लगाए जाने लगे, जिस कारण से राष्ट्रपति ने अपनी कार्यकाल पूर्ण होने से ही पूर्व सन 1999 में राष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दे देते हैं, जिसके फलस्वरूप प्रधानमंत्री पुतिन को कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया जाता है। जिसके बाद सन 2000 में पुतिन प्रथम बार राष्ट्रपति चुनाव के लिए लड़ते हैं और जीत हासिल करते हैं। इस पुतिन के प्रथम राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान रूस को बड़ी आर्थिक सफलताएं हासिल हुई है। इनके कार्यकाल में रूस की जो सकल घरेलू आय है, जो जीडीपी है, वो वार्षिक दर से 6.4% की रेट से ग्रोथ करने लगा और जो विदेशी ऋण थे वह धीरे धीरे कम हो गए और विदेशी मुद्रा जो भंडार था उसमें वृद्धि आने लगी। जिसके बाद पुतिन ने पुनः दोबारा सन 2004 में राष्ट्रपति चुनाव के लिए लड़े और पुनः इन्होंने जीत हासिल करके रूस के राष्ट्रपति बने। रूस के संविधान के अनुसार एक व्यक्ति लगातार 2 बार ही रूस का राष्ट्रपति बन सकता है। उसे तीसरी बार राष्ट्रपति बनने के लिए एक टेन्योर एक चुनाव का गैप करना होगा, लेकिन जो पुतिन थे पूर्व में भी 2000 से 2008 तक 2 बार लगातार राष्ट्रपति रह चुके हैं, इसलिए तीसरी बार राष्ट्रपति बनने के लिए योग्य नहीं थे। इसलिए यह 2008 में पीएम पद का चुनाव लड़ते हैं और जीत हासिल करते हैं, परंतु यह नहीं चाहते हैं कि देश की जो संवैधानिक शक्तियाँ हैं यह किसी दूसरे के हाथों में चला जाए, जिसलिए इन्होंने अपने कठपुतली दिमित्री मेदवेदेव को राष्ट्रपति पद के लिए लड़ाया और सन 2008 में दिमित्री मेदवेदेव राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतते हैं और रूस के राष्ट्रपति बन जाते हैं। तत्समय जो पुतिन थे वह रूस के पीएम पद पे कार्यरत थे, लेकिन जैसे भारत में प्रधानमंत्री के पास सभी संवैधानिक और पावरफुल शक्तियां होती हैं, राष्ट्रपति नाम मात्र का होता है, परंतु रूस के संविधान के अनुसार रूस के राष्ट्रपति के पास सभी संवैधानिक और पावरफुल शक्तियां थीं, प्रधानमंत्री के पास उतनी शक्तियां नहीं थी। लेकिन पुतिन ने यहाँ पर दिमाग लगाया और अपने सहयोगी दिमित्री मेदवेदेव से कहवा के संविधान में संशोधन करा के रूस के राष्ट्रपति की जो सारी शक्तियां थी वह प्रधानमंत्री को हस्तांतरित करा दिया। इस तरह से सन 2008 से 2012 तक पीएम पद पर रहते हुए भी पुतिन के पास राष्ट्रपति की सारी शक्तियां आ गई। साथ ही दिमित्री मेदवेदेव ने संविधान में संशोधन करके रूस के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 4 साल का होता है, उसे बढ़ाकर 6 साल का कर दिया। सन 2012 में पुतिन तीसरी बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते हैं, जिसमें पुतिन की भारी मतों से जीत होती है। इस तरह पुतिन तीसरी बार रूस के राष्ट्रपति बन जाते हैं। अपने तीसरे कार्यकाल के मध्य सन 2014 में पुतिन ने अपने पड़ोसी देश यूक्रेन के क्रीमिया शहर पर आक्रमण बोल के उसे रूस का एक अभिन्न अंग बना दिया। इसके पीछे तर्क बताया जाता है कि क्रीमिया शहर में रूसी मूल के नागरिक अधिक निवास करते थे, उनके हितों की रक्षा करना रूस का दायित्व है, इसलिए रूस क्रीमिया पर आक्रमण करके अपना एक अभिन्न अंग बना लिया, अतः क्रीमिया को रूस को में विलय कर लिया। रूस पुतिन यहीं पे नहीं रुकते हैं, वह 2018 में पुनः राष्ट्रपति चुनाव के लिए लड़ते हैं, जिसमें उनकी विजय होती है। इस तरह पुतिन चौथी बार रूस के राष्ट्रपति बन जाते हैं। अपने चौथे कार्यकाल में पुतिन ने 24 फरवरी 2022 को अपने पड़ोसी देश यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया और इसके पीछे तर्क बताया जाता है कि जो यूक्रेन है वो नाटो की सदस्यता लेने के लिए अपील किया था। अब नाटो क्या है? नाटो एक संगठन है जिसका पूरा नाम है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, जिसे नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है। इसका गठन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 4 अप्रैल 1949 को हुआ था, जिसका मुख्यालय बेल्जियम में है। इस नाटो संस्था का प्रमुख उद्देश्य यह है कि अपने सदस्य देशों की सुरक्षा करता है और उनके आज़ादी की भी सुरक्षा करता है। तो जो यूक्रेन है यह नाटो की सदस्यता लेने के लिए आवेदन किया था, इसलिए पुतिन नाराज होकर यूक्रेन पे आक्रमण कर देते हैं और बताया जाता है कि यदि नाटो की सदस्यता यूक्रेन ले लेता है तो यूक्रेन में अमेरिका आके बैठ जाएगा और अमेरिका और रूस की बनती नहीं है, दोनों एक दूसरे के विपरीत रहते हैं। इस तरह पुतिन कहते हैं कि रूस की सुरक्षा के दृष्टिगत यूक्रेन को नाटो की सदस्यता लेना रूस के लिए खतरनाक है, इसलिए पुतिन जो है यूक्रेन पे आक्रमण कर देते हैं। आज 24 फरवरी 2022 से आज तक यह युद्ध जारी है।
पुतिन की जो पर्सनल ज़िंदगी है इसके बारे में बताया जाता है कि पुतिन घुड़सवारी करना पसंद करते हैं और तैराकी करना भी पसंद करते हैं। एक कराटे में ब्लैक बेल्ट हैं और ये सभी तरह के हथियारों को चलाना बखूबी जानते हैं, क्योंकि ये पूर्व में भी KGB नामक संस्था में काम कर चुके हैं। ये सभी हथियारों से ट्रेंड हैं, कोई भी हथियार इनसे बचा नहीं है। सभी हथियारों को ये बड़े आसानी से बेखूबी से चलाते हैं। बताया जाता है कि एक बुलेट प्रूफ ट्रेन है जो 22 डब्बों की है। इन 22 डब्बों में अलग अलग लग्जरी व्यवस्थाएं हैं जिसे घोस्ट ट्रेन के नाम से भी जाना जाता है। पुतिन जो है ये कराटे में भी ब्लैक बेल्ट है। ये अपनी आत्मरक्षा करने में काफ़ी सक्षम है। पुतिन से कोई भी हेलीकॉप्टर या विमान नहीं बचता है। ये सभी हेलीकॉप्टर और विमानों को चलाना बड़े आसानी से जानते हैं। पनडुब्बियों को भी ये बहुत आसानी से चलाते हैं। पुतिन का जो वेतन है $1,40,000 पर ईयर्स का है। इनके पास बताया जाता है कि 700 से अधिक लग्जरी गाड़ियां हैं और 1 दर्जन से ज़्यादा हेलीकॉप्टर और विमान हैं और पुतिन के पास 200 अरब से ज़्यादा की संपत्ति है। इसके साथ ही यह भी बताया जाता है कि पुतिन के पास एक 800 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट है। तो दोस्तों, आप सभी लोग इसी तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें तथा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।